हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका 4 पीएम और न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, अगले 18 महीनों के अंदर, जी हां, याद रखिए, अगले 18 महीनों में जब 2024 के चुनाव आएंगे, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर देश में कई चौंकाने वाले फैसले लेने जा रहे हैं। ये फैसले भारत की जनता के लिए, क्या कहूं मैं उनको, कि अचंभित भी करेंगे, हतप्रभ भी करेंगे, चौंकाएंगे और शौक भी पैदा करेंगे। दरअसल इन सब की पृष्ठभूमि पिछले 8 वर्षों में तैयार कर ली गई। जी हां, 8 वर्षों में पृष्ठभूमि तैयार कर ली गई कि 2024 का रण किस प्रकार से लड़ा जाएगा। और ये रण इस बार भारतीय जनता पार्टी 70 mm के पर्दे पर लड़ने जा रही है, 35 mm पर नहीं। यहां पर आप हाथी के जो दांत होते हैं, जी हां, असली दांत, वो सामने आएंगे और वो आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की असली पिक्चर, तस्वीर क्या है। बहुत कुछ ऐसा होगा, आपको लगेगा कि हां, विरोध पक्ष अब तैयार हो रहा है, लेकिन उनके फैसले ऐसे होंगे जो एक एक करके विरोध पक्ष के फैसलों को या तो नेस्तनाबूद करेंगे, या ध्वस्त करेंगे, या फिर उन्हें उद्वेलित करेंगे। दो परिस्थितियां निकलेंगी। इन परिस्थितियों में या तो विपक्ष पूरा का पूरा ध्वस्त हो जाएगा, अपने बोझ के तले दब जाएगा, और कहीं ना कहीं मोदी जी के जो ऑनस्लॉट है, जो उनका आक्रमण है, उसको सहन नहीं कर पाएगा। और दूसरा यह भी हो सकता है कि वो उससे मोटिवेट हो, और मोटिवेट होने के लिए आ, उसका एक ऐसा बल वो नया तैयार करे, जिसके द्वारा कि यू कैन से बाहुबली जो होता है, जो मोदी जी हैं, उनका सामना कर सके। तो दोनों परिस्थितियां यहां पर आपके सामने पैदा होने जा रही हैं। इसके अंदर एक पिक्चर ऐसी बनाई जा रही है जैसे बाकी हिंदी पिक्चरें होती हैं, जिसमें एक हीरो होता है और एक खलनायक होता है। जी हाँ, बिल्कुल। और जो हीरोइन होती है वो सत्ता है। जी हाँ, सत्ता, कुर्सी, इसके पीछे की भागदौड़। और इस पूरी की पूरी पिक्चर में ये आपको बताया जाएगा कि यहाँ के जो हीरो हैं, सुपर हीरो, जैसे पुरानी फिल्मों के अंदर हीरो आता था और आखिर में 100-50 जितने भी विलेन होते थे सबको मार पीट के भगाता था और हीरोइन उसे मिल जाती थी। और यहाँ पर खलनायक कौन है? देखिए, खलनायक बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहला खलनायक जो पूर्ण रूपेण आपके सामने आएगा, या आधा आ भी चुका है, उसका नाम है पंडित नेहरू। जी हां, पंडित नेहरू की सारी परंपरा को ध्वस्त करना है, ए से लेके जेड तक ध्वस्त करना है। इस काबिल नहीं छोड़ना कि पंडित नेहरू को कोई याद कर सके। दोस्तों, पंडित नेहरू के साथ साथ जो दूसरा चौंकाने वाला इनका षड्यंत्र होगा, वो ये होगा कि महात्मा गांधी की छवि को जितना ध्वस्त किया जा सकता है, उतना ध्वस्त करें। दरअसल हिंदुआइजेशन, भारत के हिंदूकरण की ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, आपके सामने अगले 18 महीने के अंदर आएगी। ये 18 महीने ऐसे होंगे जहां चौंकाने वाले फैसले होंगे, जहां पर कुछ ऐसे फैसले आएंगे बदलाव के, जो शायद आपके अंदर शौक पैदा करेंगे। लेकिन जो इनकी भक्त मंडली है, वो इनके गुणगान करेगी, और वो धीरे धीरे उसको एक हीरो, एक ईश्वर के अंदर परिवर्तित करेगी। जी हाँ, नड्डा साहब ने तो ईश्वर में परिवर्तित कर ही दिया है। इवन कुछ और भी इनके मंत्री हैं, ऑलरेडी उन्होंने वो प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है, जहां अब अगले 18 महीने में मोदी को ईश्वर में परिवर्तित किया जा रहा है। अभी तक तो महामानव थे, अब वो ईश्वर के अंदर परिवर्तित हो रहे हैं। कि भारत का भाग्य है कि भारत के अंदर 2000 सालों में, जैसे क्या कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य पैदा हुए थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या सम्राट अशोक, उसके लेवल का एक और भारत में शासक पैदा हुआ है, और इतिहास में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि वो भारत के अंदर वो क्या कहते हैं, वो स्वर्णिम पीरियड, द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया वापस लाए हैं, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। लेकिन लेकिन यहां पर
ये जो साम्राज्य होगा, ये साम्राज्य सम्राट अशोक की तरह बुद्ध की दया पर नहीं होगा, बुद्ध के रास्ते पर नहीं होगा। ये साम्राज्य विक्रमादित्य की दया, कंपैशन और संस्कृतियों के मान सम्मान वाला नहीं होगा। ये 18 महीने का शासन और ज्यादा निरंकुश होगा। जी हां, ये वो शासन होगा जिससे आपको ऐसे कुछ लीडर्स याद आ जाएंगे जो भारत में अपनी निरंकुशता और दमन के लिए जाने जाते हैं, न कि दया, कंपैशन, सभ्याचार या किसी और चीज के लिए। दोस्तों, यहां पर दरअसल एक कमी है आरएसएस के अंदर कि उनके पास कोई राष्ट्रीय आइकॉन नहीं था भारत की आजादी के अंदर। अब आइकॉन नहीं तो आइकॉन कहां से पैदा करे? कोशिश उनकी रहती है कि वो वीर सावरकर को दरअसल एक आइकॉन में कन्वर्ट कर ले, लेकिन मुसीबत यह कि वीर सावरकर के साथ इतनी सारी भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं, अंग्रेजों से माफी ना नामे हैं और उनके पैरों में वो झुके हैं, इसलिए उनको कभी भी आप शायद समझ नहीं पाएंगे, भारत रत्न भी नहीं दिया गया। दूसरी बात, यहां पे पंडित नेहरू को एक खलनायक की भूमिका में ऑलरेडी उतारा जा चुका है, यानी कि इस पिक्चर के जो महाखलनायक हैं, जैसे पुराने जमाने में प्राण होते थे या जीवन साहब आया करते थे, रंजीत बाद में आते थे, गुलशन ग्रोवर भी आए और बहुत सारे अन्य क्या कहते हैं खलनायक आए। तो पंडित नेहरू को भारत का सबसे बड़ा खलनायक बनाने का प्रयास किया जा रहा है और उसमें वो सफल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक पूरी की पूरी फौज है जो उनको समर्थन कर रही है। दोस्तों, अगले 18 महीने में आरएसएस अपनी नीतियों से बीजेपी के साथ मिलकर भारत को स्ट्रेंगुलेट कर देगी, यानी कि भारत के गले में वो फंदा डालेगी कि भारत उस फंदे से निकल नहीं पाएगा। ये दरअसल वो आजादी की जो विचारधाराएं हैं जो 1947 से पहले की थी, जो महात्मा गांधी के अंतर्गत चला करती थी, ये उसको समाप्त करना चाहते हैं। इस देश में आज के बाद जो 8 साढ़े 8 साल से चल रहा है, जहां पर आपको अब हर थोड़े हफ्तों के बाद, महीनों के बाद आपको आपका कर्तव्य बोध याद दिलाया जाता है कि आपके कर्तव्य क्या है। इसलिए राजपथ का नाम भी कर्तव्य पथ कर दिया गया, ताकि लोगों को एक और रिमाइंडर दिया जाए आपके देश के प्रति कर्तव्य क्या है। तभी कहते हैं अगले 25 साल के लिए आप देश की प्रगति के लिए अपने आप को झोंक दो अंदर। कौन कहते हैं? मोदी जी। दरअसल इन्हें राज शब्द से नफरत है। राज शब्द, राजपथ तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एक हिंदुस्तानी नाम था। एक रॉयल पथ होता है, रॉयल मार्ग होता है, उसका नाम राजपथ होता है। और वो हमारे जो राजा हैं, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, वहां से चल के वो नागरिकों के पास जाता है, तो राजपथ ही होगा वो कोई किंग्स वे थोड़ी है, वो तो राजपथ था। लेकिन इनके लिए उस राजपथ को कर्तव्य पथ में चेंज करने का एक मैसेज है कि आप आज के बाद अपने कर्तव्य को समझिए। वैसे प्रधानमंत्री जी से एक और चीज पूछनी भी वाजिब होगी कि ये राज शब्द से अगर इतनी चिढ़ है, राज शब्द से अगर इतनी चिढ़ है, तो फिर प्रधानमंत्री जी के जो 3 विशेष विमान हैं, उनके नाम भी राज से प्रारंभ होते हैं। राजहंस, राजदूत, राजकमल, राजपथ। इसी श्रृंखला में राजपथ को देखिए। राजपथ का कोई भी संबंध किंग्सवे के साथ नहीं है। ये भारत का पथ है। ये भारत के राजा का पथ नहीं, भारत के राज का पथ है। वो राज जो कि संसद से चलता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा गवर्न किया जाता है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो क्या अब ये अपने विमानों के नाम राजकमल, राजदूत और राजहंस से बदल देंगे क्योंकि उसके अंदर राज शब्द लिखा हुआ है? क्योंकि राजपथ अगर पसंद नहीं तो फिर राजदूत कैसे पसंद होगा, फिर राजहंस कैसे पसंद होगा और राजकमल कैसे पसंद होगा? दरअसल बार बार लोगों को उनके कर्तव्यों का बोध कराना और ये कहना कि आप जानिए भारत के लिए सब कुछ झोंक दीजिए, लेकिन आप मुझसे मत पूछिए कि सरकार आपके लिए क्या कर सकती है, ये कहिए कि आप सरकार के लिए क्या कर सकते हैं। दरअसल भारत के अंदर जो एक बहुसंख्यकवाद है, जिसे प्लूरलिस्टिक इंडिया कहा जाता है, उसका तो पहले से दमन किया जा चुका है, क्योंकि जो वैल्यूज होती हैं, यानी कि जो आपके सिद्धांत हैं, जो सच्चाई है, उसका दमन पहले ही हो चुका है।
यहां पे तो पंत प्रधान यानी कि प्रधानमंत्री जी बाहर निकलते हैं तो चार चार कैमरास के साथ निकलते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं कि कैमरे का रुख किधर होना चाहिए, कौन से एंगल से फोटो लेना चाहिए, किस प्रकार से करना है। दरअसल प्रधानमंत्री अपने घर से बाहर बिना कैमरे के निकलते ही नहीं है, इतना ज्यादा उनका कैमरे के साथ ऑब्सेशन है। जहां कहीं हो उन्हें अपनी फोटो चाहिए। दरअसल भारत की हर स्कीम पे उन्हें चाहिए प्रधानमंत्री ये, प्रधानमंत्री वो, प्रधानमंत्री वो। मुझे लगता है कि आज भारत में 100 से ज्यादा स्कीम्स होंगी जिनका नाम प्रधानमंत्री से प्रारंभ होता है। इसका मतलब भारत में प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए तो कुछ होता ही नहीं है। आटे की थैली हो, चावल की थैली हो, पेट्रोल पंप हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, पोस्ट ऑफिस हो, सरकारी दफ्तर हो, इवन इवन प्राइवेट दफ्तर हो, हर जगह आपको नरेंद्र मोदी की फोटो मिलेगी। ये चाहते हैं कि सब जगह मेरी फोटो आए, कोई ऐसी जगह ना हो जहां पर मेरी फोटो ना आए। अब मोदी जी जन्मदिन पर जो चीते हैं उनको स्वीकार कर रहे हैं, जी हाँ। और ये एक एक किस्म से एक क्या कहते हैं कि ऑरा बनाया जा रहा है। देखिए कि मोदी जी अफ्रीका से चीते लेकर आए, जबकि उसकी सारी प्रक्रिया का प्रारंभ करते करते 10-12 साल लगे हैं, जिसको मनमोहन सिंह ने स्टार्ट किया था। लेकिन मनमोहन सिंह को अगर क्रेडिट देना हो कभी, तो ये उसको सिर्फ काटने के चक्कर में रहते हैं भाजपा वाले। अभी निर्मला सीतारमन का स्टेटमेंट देखिए कि 1991 के जो रिफॉर्म्स थे वो अधूरे, अधपके रिफॉर्म्स थे। सारे रिफॉर्म तो 2014 के बाद आए हैं। दरअसल सही बात है, भारत का उदय ही 2014 के बाद हुआ। ये अमृत काल तो 8 साल पहले प्रारंभ हुआ है। ये 2014 से प्रारंभ हुआ है, 1947 में थोड़ी प्रारंभ हुआ है। दरअसल एक किस्म से देखा जाए, ये अपने आप में एक ऐसी क्या कहते हैं कि एक पैराडॉक्स पैदा किया जा रहा है कि जिसका भारत के अंदर कोई सानी नहीं है। आर्थिक असमानता, आर्थिक विषमताएं लोकतंत्र के ध्वस्त होकर होकर भी और इस कदर तक बढ़ती जा रही है कि जिसका कोई आप सानी इस देश में देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, तस्वीरें हर जगह उन्हीं की हैं। नेहरू जी को खलनायक के रूप में पेश करके और उनको भारतीयों के मानस पटल पर यह करके दिखाया जा रहा है कि शायद ऐसा लगता है कि जैसे क्या कहते हैं कि उनसे बड़ा कोई खलनायक भारत में पैदा नहीं हुआ। उनको खलनायक बता के खुद को नायक बनाने की प्रक्रिया के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल आजादी की जो विचारधारा थी उसको नष्ट करने का पूरा एक प्रयास आरएसएस और बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। दोनों का एजेंडा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, जो मैंने कहा कि कुछ ऐसे डिसीजन लेंगे जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इनकी एक फैक्ट्री है जहां पर बैठ के आइडियाज आते हैं और वो उन आइडियाज को बाद में अगर देखा जाए तो अपने आप में वो कन्वर्ट करते हैं धीरे 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 और ज्यादा करके चुप रह के। ये जवाब किसी को नहीं देते। जैसे ये इन्होंने योजना आयोग को आते ही खत्म कर दिया, लेकिन क्या योजना आयोग का कोई रिप्लेसमेंट आया? नहीं आया। नीति आयोग उसका रिप्लेसमेंट नहीं। नीति आयोग सिर्फ बैठ के इंडेक्सेस बनाता रहता है और ले दे के ये स्टेट अच्छा है, ये स्टेट बुरा, ये करता रहता है। कोई योजना नहीं बनाता, क्योंकि हर चीज का केंद्रीकरण हो गया है। आज योजना आयोग हो, मंत्रालय हो, भारत हो, वो प्रधानमंत्री निवास से निकलता है। वो प्रधानमंत्री निवास जहां पर विलासिता की हर वस्तु है, जहां पर बड़े बड़े महलों की तरह बागान हैं, जहां पर मोर घूमते हैं, जहां पर बाकी पंछी और पशु हैं, जहां पर हर वो विलासिता की चीज जो कि एक प्रधानमंत्री को चाहिए वो मिलती है। उनकी बड़ी बड़ी बीएमडब्ल्यू गाड़ियां, रेंज रोवर गाड़ियां, और उनसे भी संतुष्टि नहीं मिली 2-2.5 करोड़ की गाड़ी से, तो मे बैक की 12 से 15 करोड़ की गाड़ियां भी उनके लिए वहां पर हैं। सर के लिए 8,000 करोड़ के हवाई जहाज मंगाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि ये हवाई जहाज जो हैं वो अमेरिका के एयरफोर्स वन के बाद, जो अमेरिका के राष्ट्रपति के हवाई जहाज है, उसके बाद ये सबसे सुरक्षित हवाई जहाज है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को सुरक्षा चाहिए। दोस्तों, ये दरअसल शुरुआत ही उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने की थी मोदी जी के आने से पहले, जहां पर भारत के अंदर जो सबसे प्रमुख इनका डिसीजन था कि इस देश के अंदर मुसलमानों को डिस्क्रेडिट कर देना है, उनको बाबर की औलाद कहना है। कोई भी चीज जो मुस्लिम नाम से हो उसे बदल देना है। शहरों के नाम बदल देने हैं, सड़कों के नाम बदल देने हैं, और तो और कोई और नाम होगा वो भी इन्हें बदल देना है। और ये उसके बाद एक जो उनका एजेंडा आता है वो
घृणा के आधार पर स्टार्ट होता है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो कि दाल गलती नहीं थी 1980 के बाद, खासतौर से जब भारतीय जनता पार्टी बनी है 84 में, तो इनकी कोई दाल गलती नहीं थी वहां पर, इनको कोई पूछता नहीं था। फिर उन्होंने धर्म का सहारा लेके और वहां पर घृणा की राजनीति शुरू की, जिसके द्वारा ये सफल होते चले गए। और भारत की मूढ़ जनता यानी कि एक जनता का बड़ा हिस्सा जो मूढ़ बन गया, और उन्होंने इनको समर्थन दिया और इनको ये यकीन दिलाया कि एक दिन ऐसा आएगा कि मुसलमान आपको रूल करके चले जाएंगे। और लेफ्ट लिबरल जो डेमोक्रेसी थी, उसके अगेंस्ट एक षड्यंत्र शुरू किया जाता है। हर चीज का दोष कांग्रेस के ऊपर, हर चीज का दोष नेहरू के ऊपर, कि सब ने उनको बर्बाद किया। अगर ये 1971 को याद करते जंग को, तो कहते जंग सेना ने जीती है, इंदिरा गांधी ने नहीं जीती। आपको याद होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश जाते हैं 1971 वॉर का जो 50 साल होते हैं, वहां जाके वो इंदिरा गांधी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन भारत की सेना का नाम लेते हैं, जबकि शेख हसीना वहां पर इंदिरा गांधी का नाम लेती है। ये सरकार को नफरत इतनी ज्यादा है कि ये अपने किसी अंग को यानी कि राष्ट्रपति को भी अलाउ नहीं करते कि वो इंदिरा गांधी का नाम ले। उसको कभी भी 1974 के जो पोखरण का उसका जो परमाणु विस्फोट है उसकी वो बात नहीं करते हैं। वो कभी भी सिक्किम को भारत में मिलाने की बात नहीं करते हैं। वो कभी भी 1969 के बैंक नेशनलाइजेशन की बात नहीं करते हैं। सिर्फ उनका जो काला धब्बा है जो इमरजेंसी का है, ये उसको याद करते हैं। दरअसल इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है। इन्होंने 8 सालों में कुछ किया नहीं है। जब दिखाने को कुछ नहीं है तो फिर दूसरे को साइज में कट कर दो। दोस्तों, दरअसल ये घृणा के एक ऐसे दौर में अब प्रवेश कर चुके हैं जहां से इनका वापस आना मुश्किल है, क्योंकि ये जो घृणा है, ये घृणा अपने आप में इस भारत देश को अंदर से लील जाएगी। मैं आपको बताऊं, भारत देश को ये हर चीज जो कि क्या कहते हैं कि उर्दू या मुसलमानों से संबंधित है, ये उससे भी नफरत करते हैं। जैसे कि एक प्लान के अंतर्गत वो राहुल गांधी को शुरुआत में राजकुमार नहीं कहते थे, शहजादा कहते थे, आपको याद होगा। और दिल्ली की जो एक तरह से जो क्या कहते हैं कि रजीम है, उसको दिल्ली सल्तनत कहा करते थे। ये ये घृणा है, ये इनकी घृणा है, अंदर से ये नफरत है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की। और ये घृणा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, ये कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जहां पर आरएसएस यानी कि मोहन भागवत, उनके अगर बोल देखिए कि हम सबके पूर्वज हिंदू थे, उन सबको वही अपनाना चाहिए। एक सोच, एक विचार, एक खाना, एक लिबास, एक हर चीज, एक रंग, ये इससे एक से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि इनकी सोच हिटलर और मुसोलिनी वाली है। दोस्तों, ये जो मानसिक दिवालियापन है आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का, ये हमेशा आपको अपने कर्तव्यों का बोध कराएंगे कि आपकी ड्यूटी क्या है। यानी कि आप देश के लिए मरना है तो मरिए, लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं करूंगा। मुझसे सवाल मत करिए कि मैं कौन हूं और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। दरअसल यहां पर सरकार अपना बोध नहीं बताती कि मैं आपके लिए कितने जिम्मेदार हूं। अब वो कौन से फैसले हो सकते हैं जहां पर अगले 18 महीने में आप चौंक सकते हैं। एक फैसला तो यह है कि मुस्लिम्स का पूरा मार्जिनलाइजेशन हो जाएगा। अभी उनको एक तरह से लेजिस्लेचर से, पार्लियामेंट से निकाल दिया गया है, कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उन्हें इस बात का एहसास दिलाया जाएगा कि तुम इस देश के वासी नहीं हो, और इसके साथ क्रिश्चियन और उसके बाद सिखों को भी इस बात को एहसास दिलाया जाएगा, तुम इस देश के वासी नहीं हो और तुम्हारा इस देश के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात, यहां पर जो अदालतों के फैसले होंगे, वो अदालतों के फैसले खास तौर से जो कृष्ण जन्मभूमि का है या फिर आपका ज्ञानवापी का है, वो फैसले भी इस ढंग से संचालित किए जाएंगे कि वो इनके पक्ष में आ जाएंगे। इसके बाद चूंकि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को ले नहीं पाएंगे, ये चीन से कुछ वापस ले नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी तो थोड़ा बहुत फैसला हुआ जहां से चीन हमारी हिंदुस्तान की भूमि से पीछे हटा है, तो ये उसके ऊपर कैपिटलाइज नहीं करेंगे। ये और ज्यादा मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को और विशेष रूप से हमारे क्या कहते सिख भाइयों को और ज्यादा मार्जिनलाइज करने की कोशिश करेंगे। और वो सारे स्टेट जहां पर इनकी राज्य सरकारें हैं, उनको तोड़ने का प्रयास करेंगे, खरीदने का प्रयास करेंगे। ये कानून के अंदर कुछ ऐसे संशोधन करेंगे आने वाले समय में जिससे लोग चौंक जाएं और इनकी सत्ता और पुख्ता हो जाए। जी हां, मैं
ये नहीं कह रहा हूं कि वो उसके अंदर हिंदू राष्ट्र लेके आएंगे, लेकिन मुझे इस बात से कोई अचंभा नहीं होगा कि वो बांग्लादेश की तर्ज पर वहां पर ये कहा जाएगा कि सेकुलर कंट्री है, बट प्रोमिनेंटली इट्स ए मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री है। ये शब्द जब उसमें आएंगे कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री बट प्रोमिनेंटली इट इज ए हिंदू नेशन, ये शब्द अगर इंडक्ट भी हो जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। बल्कि कोशिश ये की जाएगी कि भारत के अंदर जो रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इवन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हाँ, ये 50% की लिमिट जो है वो सैक्रोसैंक्ट नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि मुस्लिम्स को रिजर्वेशन इंडिया में नहीं मिलती है प्रोमिनेंटली, कुछ छोटा मोटा तबका छोड़ के। तो अगर 60 से 70% तक रिजर्वेशन हो जाता है तो उस सारे जो रिजर्वेशन का जो गैमट है उसमें से मुस्लिम सारे बाहर हो जाएंगे और उनकी कोई भी सुनवाई उस समय नहीं होगी। दरअसल कुछ चीजें जो भारत में और घट सकती हैं, वो अदालतों के फैसले खरीदने से लेके जो इंस्टीट्यूशनल जो डैमेज होगा उसको बिल्कुल समाप्त करना है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन तो होंगे, लेकिन वो इलेक्शन के रिजल्ट वैसे आएंगे जैसे वो चाहेंगे। दरअसल ये 18 महीने भारत के आने वाले जो भविष्य है, जो क्या कहते हैं कि फ्यूचर है, ये उसको डिसाइड करेंगे। आपको यहां पर निरंकुशता और हिंदू धर्म के नए पाठ पढ़ाए जाएंगे, जहां पर पाठ्यक्रमों के अंदर ऐसे बदलाव होंगे जहां पे पूरा का पूरा जो आपका पाठ्यक्रम है वो सैफ्रोनाइजेशन में चला जाएगा। यहां पर ऐसे फैसले होंगे जहां पर भारत के इतिहास को दोबारा लिखने की कोशिश की जाएगी, और वो इतिहास इस प्रकार से होगा जहां पर एक तरह से कहा जाए तो महाराणा प्रताप को अकबर के ऊपर जीतते हुए दिखाया जाए। ये इस किस्म का होगा जहां पर भारत से जो 1000 सालों का मुस्लिम का इतिहास है उसको निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा कि जैसे ये 1000 साल भारत के इतिहास में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। यही वो करने जा रहे हैं। और तो और ये अपनी वंशावली के द्वारा, यानी कि जो एक खास उनकी एक प्रथा आ रही है, नई एक शोध आ रहा है जहां पे वो लोगों से बात करके कहेंगे हम सब के पूर्वज जो हिंदू थे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि हिंदू से पहले कौन था और सिंधु घाटी की सभ्यता और बाकी सभ्यताएं आई हैं वो कौन थी। ये वहीं पर रुक जाएंगे और वहां से लोगों के ऊपर जो वैदिक काल की चीजें हैं इंपोज करने की कोशिश करेंगे। ये लोगों के ऊपर अपनी सोच, अपने विचार, अपने रंग, अपना विधान, अपना लिबास, अपना खाना पीना, जैसे कि कल नंद कुमार ने कहा कि हाँ, नॉनवेज खाइए लेकिन अब गौमांस मत खाइए, क्योंकि आधे भारत में गौमांस खाया जाता है, ये एक सच है। तो वहां पर भी आपके ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। और उसके बाद मंदिरों के ऊपर भी प्रतिबंध आएंगे कि किसने जाना है, किसने नहीं जाना है। एक मनुवाद, एक ब्राह्मणवाद की पुनरावृत्ति होने जा रही है। तैयार रहिएगा, जहां पर जो छोटी जातियां हैं भारत के अंदर, जो गरीब हैं, उनकी कोई पूछ नहीं होगी। सिर्फ एक ब्राह्मणवाद आगे जाएगा। और आरएसएस में औरतों की भी एंट्री नहीं, मैं आपको पहले बता दूं, और मुस्लिम की भी एंट्री नहीं है। इनको भी वहां पर कभी शामिल नहीं किया जाएगा। इसलिए इनके ब्राह्मणवाद और वो हिटलरवाद जिसे कहते हैं, उनकी जो घृणावाद होता है, उसको आप देखिए। और निरंकुशता आते समय और बढ़ता हुआ देखिए। ये 18 महीने भारत के इतिहास में ऐसे होंगे जहां पर आपके जो विरोध पक्ष के जो फैसले हैं वो भी टूटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये इतने निरंकुश होकर फैसले लेंगे और एक ऐसी फौज खड़ी कर लेंगे अंधभक्तों की कि जिन्हें कुछ और दिखाई नहीं देगा। क्योंकि यहां पर मोदी जी को महामानव नहीं, ईश्वर में परिवर्तित किया जाएगा। प्रक्रिया शुरू हो गई है। उनको पूरी तरह से 2024 में कहा जाएगा कि ये ईश्वर हैं, भारत के नए ईश्वर हैं। ये उसी लीनिएज में आते हैं जिसमें सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आते हैं। और भारत को एक तरह से फिर से सोने की चिड़िया डिक्लेयर किया जाएगा, भले यहां 100 करोड़ के पास खाने को रोटी ना हो। दोस्तों, फीडबैक दीजिएगा, प्रोग्राम कैसा लगा। 4 पीएम को सब्सक्राइब कीजिएगा, न्यूज टाइम दिनेश के वोरा को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छे विश्लेषण पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद आप सबका।